हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन की चैप्टर 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जितना ही सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को और उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि इस चैनल में चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक की कक्षा 10 की पूरे विज्ञान के प्रश्न उत्तर कराए गए हैं और ग्रामर के इम्पोर्टेंट टेंस कराए गए हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। और शॉर्ट वीडियो में आपके कंपटीशन लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें। आपका चैप्टर है 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, इसमें दिया है आपका डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। पहला प्रश्न दिया है डीएनए का प्रकृति में, इसमें दिया है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी कि आपका जो डीएनए टेस्ट होता है उसका प्रकृति में क्या महत्व है या उसका प्रकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। आपका उत्तर दिया है डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। डीएनए जो आपका होता है वह कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों को लेकर जाता है। आपका यह पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर सेकंड है, इधर दिया है प्रश्न नंबर सेकंड में जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। दिया है जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। ये आपका नहीं लिखा हुआ है, इसका उत्तर लिखेंगे जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए नहीं, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती हैं तो यह मर सकता है, लेकिन अगर किसी स्पीशीज में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उस जीव के जीवित रहने के कुछ आसार हैं। क्या दिया है उत्तर में आपका, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए नहीं, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती हैं तो वह मर सकता है, लेकिन अगर किसी जीव स्पीशीज में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उस जीव के जीवित रहने के कुछ आसार हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर हो गया। अब आपको प्रश्न नंबर सेकंड के पहला प्रश्न है, दिया है विखंडन द्विविखंडन बहुविखंडन में से किस प्रकार भिन्न है। क्या दिया है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आपको सारणी बनाना पड़ेगा उत्तर में,
एक तरफ डालेंगे हेडिंग में द्विखंडन, एक तरफ डालेंगे बहुखंडन विधि। द्विखंडन विधि, बहुखंडन विधि। उसके बाद पॉइंट फर्स्ट डालेंगे द्विखंडन विधि में लिखेंगे द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। क्या लिखेंगे? द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। और बहुखंडन में लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट में इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में बंट जाता है। क्या लिखेंगे? इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में बंट जाता है। अब लिखेंगे इधर पॉइंट सेकेंड द्विखंडन में लिखेंगे केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। क्या लिखेंगे? केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। इधर पॉइंट सेकंड में लिखेंगे केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। क्या लिखेंगे? केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। इधर लिखेंगे पॉइंट थर्ड में लिखेंगे द्विखंडन विधि में लिखा है पितृ कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिका में बंट जाती है। क्या लिखेंगे? पितृ कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिका में बंट जाती है। पॉइंट थर्ड हो गया आपका। अब इधर लिखेंगे बहुखंडन विधि में पॉइंट थर्ड इसमें लिखेंगे पुत्री कोशिकाएं एक पितृ कोशिका की कोशिका कला में होती हैं। क्या लिखेंगे? पुत्री कोशिकाएं एक पितृ कोशिका की कोशिका कला में होती हैं। आपका बहुखंडन विधि और द्विखंडन विधि में अंतर हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। क्या लिखेंगे? जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। इसका उत्तर लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट डालेंगे जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने का एक साधन है। जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में संतुलित हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में संतुलित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संतुलित हो जाते हैं। आपका नंबर तीसरा पॉइंट सेकंड है इसी का। इसमें लिखेंगे जीवाणु गोल तथा हल्के होते हैं अतः बहुत आसानी से ये वातावरण में फैल जाते हैं। पॉइंट सेकंड में क्या लिखेंगे? जीवाणु गोल तथा हल्के होते हैं अतः बहुत आसानी से बहुत आसानी से ये वातावरण में फैल जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें दिया है क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनः इसका आधे क्वेश्चन का जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है तो आप लोग किताब से इसको मिला लेना। दिया था क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई उत्पत्ति जनन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ दिया होगा तो आप लोग किताब से इसका
प्रश्न मिला लें। इसका उत्तर दिया है पुनरुद्भवन पुनर्जनन सूक्ष्म जीवों में जनन की विधि है क्योंकि उनकी शरीर संरचना अधिक जटिल नहीं होती है, परंतु जटिल संरचना वाले प्राणियों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन नहीं होता क्योंकि पुनरुद्भवन जनन के समान क्रिया नहीं है। क्या लिखेंगे? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन सूक्ष्म जीवों में जनन की विधि है क्योंकि उनकी शरीर संरचना अधिक जटिल नहीं होती, परंतु जटिल संरचना वाले प्राणियों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन नहीं होता क्योंकि पुनरुद्भवन जनन के समान क्रिया नहीं है। आपका चौथा प्रश्न है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या है चौथा प्रश्न? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे। पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। क्या लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट में? कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। पॉइंट सेकंड है आपका कायिक जनन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प तथा फूल जल्दी लगते हैं। क्या लिखेंगे पॉइंट सेकंड में? कायिक जनन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प तथा फूल जल्दी लगते हैं। पॉइंट थर्ड लिखेंगे जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें इस विधि से उगाया जाता है। क्या लिखेंगे? जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें इस विधि से उगाया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर लिखेंगे जीवधारियों में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो अत्यंत विश्वसनीय होती हैं, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण अति आवश्यक है। क्या लिखेंगे? जीवधारियों में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो अत्यंत विश्वसनीय होती हैं, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण अति आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? क्या है? परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर लिखेंगे एक तरफ डालेंगे सारणी में परागकण क्रिया और दूसरी तरफ डालेंगे निषेचन क्रिया। परागकण क्रिया में पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे परागकणों में का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण पराग कहलाता है। क्या लिखेंगे? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का
स्थानांतरण परागण कहलाता है। दूसरी तरफ लिखेंगे निषेचन क्रिया की तरफ। पॉइंट फर्स्ट, इसमें लिखेंगे परागकण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागण की क्रिया की तरफ लिखेंगे। पॉइंट सेकेंड, कुछ परिस्थितियों में परागण कणों को स्थानांतरित, क्या लिखेंगे? कुछ परिस्थितियों में पराग कणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। पॉइंट सेकंड क्या है? कुछ परिस्थितियों में पराग कणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। अब निषेचन क्रिया की तरफ पॉइंट सेकंड लिखेंगे। निषेचन क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखेंगे? निषेचन क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट थर्ड लिखेंगे पराग कणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में पराग कणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। पॉइंट थर्ड इधर लिखेंगे निषेचन क्रिया की तरफ। इसमें लिखेंगे इस क्रिया में पराग कणों की बर्बादी नहीं होती। क्या लिखेंगे? इस क्रिया में पराग कणों की बर्बादी नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है सेकंड, जिसमें दिया है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? क्या है? शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखेंगे शुक्राशय से चिपचिपा गाढ़ा स्राव उत्पन्न होता है जो शुक्राणु को पोषित करता है। क्या लिखेंगे? शुक्राशय से चिपचिपा गाढ़ा स्राव उत्पन्न होता है जो शुक्राणु को पोषित करता है। आगे हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या लिखेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि हेडिंग डाल के लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मनुष्यों में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इससे स्रावित द्रव्य क्षारीय होता है जो मूत्रमार्ग में स्रावित किया जाता है। यह द्रव्य मूत्रमार्ग की अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है। क्या लिखेंगे? हेडिंग के बाद हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद लिखेंगे मनुष्य में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इससे स्रावित द्रव्य क्षारीय होता है जो मूत्रमार्ग में स्रावित किया जाता है। यह द्रव मूत्रमार्ग की अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है। आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें दिया है यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? यानी कि युवावस्था में लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे यौनावस्था के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। पॉइंट फर्स्ट है बगल एवं गुप्तांगों पर बालों के गुच्छे उत्पन्न होने लगते हैं। पॉइंट सेकंड है वक्ष के भाग में स्तनों में उभार होने लगते हैं तथा अग्रचंछुक गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पॉइंट थर्ड है ऋतुस्राव या रजोस्राव शुरू हो जाता है। क्या है? ऋतुस्राव या रजोस्राव शुरू हो जाता है। ये आपके प्रश्न नंबर 3 के 3 पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, इसी का पॉइंट चौथा है तीसरे प्रश्न का।
इसमें दिया है अंडाशय में अंड परिपक्ष आरंभ हो जाता है। 0.5 है ध्वनि पतली हो जाती है। क्या है अंडाशय। पॉइंट चौथा अंडाशय में अंड परिस्रव आरंभ हो जाता है। 0.5 है ध्वनि पतली हो जाती है। आपका चौथा प्रश्न है माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। क्या है प्रश्न। माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। इसका उत्तर है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के शरीर रुधिर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के शरीर रुधिर से प्राप्त होता है। भ्रूण माँ के गर्भाशय में बने प्लेसेंटा नामक ऊतक से चिपका होता है। क्या होता है। प्लेसेंटा नामक ऊतक से चिपका होता है। इस ऊतक द्वारा भ्रूण माँ के रुधिर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा वर्ज्य पदार्थ इसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में चले जाते हैं। क्या है चौथा प्रश्न का उत्तर। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। भ्रूण माँ के गर्भाशय में बने प्लेसेंटा नामक ऊतक से चिपका होता है। इस ऊतक द्वारा भ्रूण माँ के रुधिर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा वर्ज्य पदार्थ इसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में चले जाते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। क्या है पांचवा प्रश्न। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। इसका उत्तर है कॉपर टी केवल शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन को रोकती है लेकिन यह यौन संचारित रोगों से महिला की रक्षा नहीं करती है। क्या लिखेंगे। कॉपर टी केवल शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन को रोकती है लेकिन यह यौन संचारित रोगों से महिला की रक्षा नहीं करती। आज की क्लास में हम आपको यहीं तक के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। आगे क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पे आपको लॉन्ग वीडियो में पूरी ग्रामर मिलेगी जो क्लास इंटर लेवल तक की है। तो आप लोग ग्रामर की क्लासें भी देखते रहें और पूरी चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक की इसी चैनल पे आपको कक्षा 10 की NCERT प्रकाशन के सभी प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर करते रहें जिससे हमको मोटिवेशन मिले हम आपको और आगे की क्लासें पढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।